This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 और जो आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड मेम्ब्रेन सिस्टम है। इसमें जो है हम जो सबसे पहला जो ऑर्गेनेल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्टडी करेंगे। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड मेम्ब्रेन सिस्टम। The part between nuclear membrane and cell membrane is called cytoplasm. अच्छा, तो जो साइटोप्लाज्म है वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो पोर्शन होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि सेल में जो है जो सेंटर में मौजूद होता है एक स्फेरिकल या राउंड या बेजवी या ओवल शेप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमने कहा था कि न्यूक्लियस है वो, और न्यूक्लियस जो है उसके इर्द गिर्द जो है एक डबल लेयर एक मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है, तो उस लेयर को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और हमने कहा कि सेल जो है एक सेल जो है हम उसको उठा के उसको स्टडी करते हैं तो पूरा सेल जो है वो एक मेम्ब्रेन में बाउंड होता है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब हमने कहा कि सेल जो है वो एक उसके इर्द गिर्द जो है एक लेयर होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके अंदर जो है एक सेल के अंदर जो है एक राउंड या स्फेरिकल शेप का या फिर ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस कहा गया, और वो न्यूक्लियस जो है उसके इर्द गिर्द कोई लेयर होती है जो डबल लेयर होती है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा। तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो पोर्शन है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। In some cell, for example, the cytoplasm has two distinct parts, and outer layer ectoplasm and inner layer granular endoplasm in most cells. कुछ सेल में जो है जो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है अमेबा की, जिसमें कोई डिफरेंट शेप उसका नहीं होता। तो जो साइटोप्लाज्म है वो उसमें दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आउटर लेयर, उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और फिर एक होता है इनर जिसको कहते हैं ग्रेनुलर एंडोप्लाज्म जिसको कहा जाता है। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप साइटोप्लाज्म अपीयर्स एज अ सेमी-फ्लूइड कोलाइड दैट फिल्स द सेल। अगर हम साइटोप्लाज्म को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से उसको स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे एक सेमी फ्लूइड जो है अपेयर होता है, नज़र आता है हमें। सेमी फ्लूइड मीन्स वो लिक्विड भी नहीं होगा और सॉलिड भी नहीं होगा, यानी वो सेमी फ्लूइड होगा, यानी ज़्यादा लिक्विड भी नहीं और ज़्यादा सॉलिड भी नहीं होगा वो। तो यानी मीडियम लाइक कोई फ्लूइड होगा जिसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिसकी वजह से जो है वो लिक्विड जो है वो सेमी फ्लूइड बन गया है, या जो फ्लूइड है वो सेमी फ्लूइड बन गया है, ठीक है। एक्सेल को अगर हम उठा के देखते हैं तो वहाँ पे हमें साइटोप्लाज्म में सेमी फ्लूइड नजर आता है। The cytoplasm exhibit active streaming movement around the inner surface of the cell. अब जो साइटोप्लाज्म का जो पोर्शन होता है उसके अंदर जो है हमेशा मूवमेंट रहती है, उसके इनर सरफेस में हमेशा मूवमेंट रहती है। सेल के इनर सरफेस की अगर हम बात करें तो वो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में हमेशा मूवमेंट रहती है। दिस मूवमेंट इज नोन एज साइक्लोसिस। अब इस मूवमेंट को कहते हैं साइक्लोसिस, इस मूवमेंट को साइक्लोसिस का नाम दिया गया है। साइटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स। अब साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ऑक्युपाइंग एज मच एज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। यानी एक सेल के अगर हम वॉल्यूम को उठा के देखते हैं तो उसका जो हाफ होता है वो उसमें अंदर जो मौजूद ऑर्गेनेल्स होती हैं उसमें उनकी वजह से होता है, यानी आधा से ज़्यादा उसका जो वॉल्यूम होता है वो उसके अंदर जो मौजूद ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी ऑर्गेनेल्स क्या है वो हम अभी आगे पढ़ लेंगे, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो उनकी वजह से सेल का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है।
ایڈ اے فلوئڈ میٹرکس دا سائٹوسول، اور اس کے اندر جو باقی جو لکوڈ جو موجود ہوتا ہے جس کو فلوئڈ میٹرکس کہا جاتا ہے، جو سائٹوسول کہلاتا ہے، ان وچ دا آرگنیلز ریسائڈ، اور ان کے اندر جو ہیں آرگنیلز پائے جاتے ہیں. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو سائٹوپلازم ہیں وہ سیمی فلوئڈ ہیں، تو ان میں موجود جو آرگنیلز ہیں ان کی بنا پر، ان کی وجہ سے اس کا جو فلوئڈ ہے سائٹوپلازم کا جو فلوئڈ میٹرکس ہے وہ سیمی فلوئڈ بن جاتا ہے. The cytosol is watery solution of salt, sugar, amino acid, proteins, fatty acid, nucleotides and other materials. جو سائٹوسول ہیں وہ جو سلیوشن ہم نے کہا تھا سائٹوپلازم میں موجود ہوتا ہے، یا جو ہم نے کہا تھا لکوڈ جو ہوتا ہے وہ سالٹس پر مشتمل ہوتا ہے، شوگر اس میں ہوتا ہے، امائنو ایسڈز، پروٹین، فیٹی ایسڈ، نیوکلیوٹائڈز اور ڈفرینٹ مٹیریل جو ہے اس میں موجود ہوتے ہیں. اب یہ جو امائنو ایسڈ، پروٹینز، فیٹی ایسڈ، نیوکلیوٹائڈز کیا ہیں، اگر آپ کو یہ نہیں معلوم تو آپ چیپٹر نمبر 2 کو اچھی طرح سے اس کے لیکچرز کو سن لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے. پروٹینز، فیٹی ایسڈ، نیوکلیوٹائڈز یا پھر دوسرے جو مٹیریلس ہیں ہم نے وہ وہاں پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے. Observations under electron microscope, however, revealed that cytoplasm is not a simple colloid since it contains many different kinds of minute organelles and also a mesh of tiny filaments. The microfibrils that form a sort of skeleton give rigidity to cell and helping unicellular organism in movement. اب ایک سیل کو اگر ہم اٹھا کے الیکٹران مائکروسکوپ میں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہاں پہ الیکٹران مائکروسکوپ کو ڈسکس کرتے چلیں. الیکٹران مائکروسکوپ جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ اس کی میگنیفیکیشن اور ریزولوشن پاور جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو لائٹ مائکروسکوپ یا پھر ایکس رے مائکروسکوپ، اور یہ کسی بھی چیز کو جو ہمیں اپنی عام آنکھ سے نظر آتی ہے اس سے 10 گنا بڑا کر کے 10,000 گنا اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. یہ الیکٹران مائکروسکوپ کی خصوصیت ہوتی ہے. اسی لیے جتنے بھی جو سائنٹسٹ ہیں یا پھر ریسرچرز ہیں وہ ریسرچ کے لیے یا پھر جو سب سیلولر لیول کی اسٹڈی جو ہوتی ہے اس کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم ایک الیکٹران مائکروسکوپ میں اس کے آبزرویشن کرتے ہیں تو سائٹوپلازم جو ہے وہ ایک سمپل کوئی اس کا کوئی اسٹرکچر یا پھر اس میں سمپل اس کی کوئی فارمیشن نہیں ہوتی ہے. اس میں جو ہے ڈفرینٹ کائنڈس کے آرگنیلس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سب سیلولر جو اسٹرکچر جو ہوتے ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں جن کا اپنا خاص کام ہوتا ہے. اور یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے مائکرو فلیمنٹس اس میں ہوتی ہیں، مائکرو فلیمنٹس اس میں موجود ہوتی ہیں جو سیکریٹل کے طور پر یہاں پہ کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سیل کو ریجڈیٹی پرووائڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جتنے جو یونی سیلر آرگنیزمس ہیں ان میں موومنٹ جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتی ہے. Many of the organelles and even individual molecules of the cytoplasm are thought to be attached to the cytoskeleton. جو آرگنیل زیادہ تر جو آرگنیلس ہیں بہت سارے آرگنیلس یا پھر اگر ہم ایک مالیکیول کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں سائٹوپلازم کی تو وہ اٹیچڈ ہوتا ہے سائٹوسکلیٹن کے ساتھ. A variety of cytoplasmic organelles are present in cell. Majority of them are membrane bounded. اچھا، تو یہ ایک مین پوائنٹ ہے کہ سائٹوپلازم کے اندر جتنے بھی جو آرگنیلس موجود ہوتے ہیں وہ ان میں سے زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کے ارد گرد کوئی نہ کوئی میمبرین باؤنڈ ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے سب میں ہو لیکن اس میں سے جو ہے اکثر ایسے آرگنیلس پائے جاتے ہیں یا جو سب سیلولر جو اسٹرکچرس ہیں ان میں میمبرین ہوتی ہے، وہ میمبرین باؤنڈڈ ہوتے ہیں. اسی لیے ان کے اندر جو ہے یہ جو فلوئڈ ہے اس کے اندر یہ آسانی سے وہاں پہ یہ رہ سکتے ہیں یا وہاں پہ ان کی اسٹرکچر جو ہے وہ وہاں پہ مینٹین رہتی ہے اسی میمبرین کی وجہ سے. اور ہم نے پہلے بھی بتا دیا کہ جو جتنی بھی بایولوجیکل میمبرینس ہیں وہ فاسفولپڈس اور پروٹین وغیرہ سے یہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. انڈوپلازمک ریٹیکولم. اچھا، سب سے پہلے جو آرگنیل ہم یا سب سیلولر جو ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر جو
सब सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। The electron microscope reveals a complex network of canals that the endoplasmic reticulum which extend from plasma membrane to the nuclear membrane. अच्छा, अगर हम जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मौजूद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक ऑर्गेनेली है, उसको अगर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो हम देखते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है केनाल्स का, या चैनल्स का है या केनाल्स का है, उनका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, यानी पूरे जाल की तरह ये बिछा हुआ होता है वहाँ पे। यानी ये इसमें जो है इसका अपना, अगर हम एंडोप्लाज्मिक को उठा के देखते हैं तो वो ये बिल्कुल जाल नुमा है, ये कॉम्प्लेक्स है। The endoplasmic reticulum will extend from plasma membrane, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। It is an elaborate tube-like system of lipoprotein. ये जो है इसका जो सिस्टम होता है वो ट्यूब लाइक होता है। हमने पहले ही कहा है कि ये नेटवर्क ऑफ कैनाल्स होता है, ये चैनल्स होता है, ये एक नेटवर्क होता है कैनाल्स का। इट मीन्स डेट कि इसका जो सिस्टम है वो ट्यूब लाइक सिस्टम होता है और ये लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखें तो इसकी ही फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं स्मूथ और दूसरे को हम कहते हैं रफ। एग्रेनुलेटेड और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER से जिसको शो किया जाता है, और जो सेकेंड है वो रफ और ग्रेनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER से शो किया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, इसीलिए इसको स्मूथ कहा जाता है। जबकि जो रफ होती है उसके ऊपर राइबोसोम जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिसकी बिना पर वो रफ होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ होता है, इसीलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं। अगर उसमें जो है राइबोसोम्स उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद नहीं हो, या उसमें राइबोसोम जो है नहीं पाया जाए, तो उस टाइप की जो रेटिकुलम होती हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। It is found in steroid producing cells like adipose cell, fat cell, interstitial cells, इसके बाद जो है ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स, लिवर एंड मसल सेल्स, ये जो है आमतौर पर पाए जाते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ज़्यादातर ऐसे सेल्स में पाए जाते हैं जो स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग होते हैं। इसके बाद जो है ये एडिपोज टिश्यूज या एडिपोज सेल्स वगैरह में ये पाए जाते हैं, वहाँ पे ये मौजूद होती हैं। तो ये और इसके बाद ये ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स या फिर लिवर वगैरह में या फिर मसल सेल्स में ये पाए जाते हैं। Rough or granular endoplasmic reticulum is heavily coated with ribosomes on its outer surface towards cytoplasmic surface. Rough endoplasmic reticulum occur mostly in protein synthesizing cell. ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस के ऊपर जो है राइबोसोम बिखरे हुए होते हैं टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्मिक सरफेस। इसीलिए इनकी जो सतह होती है या उनकी जो अपर लेयर जो होती है वो खुरदरी होती है, जिसकी वजह से इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मोस्टली प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होता है और राइबोसोम का काम यही है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। Such as those of mammalian salivary gland and pancreas. Although most cells contain both rough and endoplasmic reticulum, but they vary from cell to cell. कुछ मेमेलियन सेल में जो सलेवरी ग्लैंड्स या फिर पिंक्रियास में जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। कुछ सेल जो है वो ऐसे होते हैं जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन ये एक सेल से दूसरे सेल में वेरी होते हैं, यानी एक सेल से दूसरे सेल में इनकी जो अमाउंट होती है या इनकी मकदार जो होती है वो मुख्तलिफ होती है. The endoplasmic reticulum has many functions, many important functions. Endoplasmic reticulum जो है उसके कुछ important functions हैं, कुछ important काम इसके हैं जो ये perform करता है. Primarily it serves as a supporting platform for the ribosome. सबसे पहले तो ये ribosomes के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है. हमने कहा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं. तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वहाँ पे अपने सरफेस में राइबोसोम्स के लिए जगह मुहैया करेगा. The endoplasmic reticulum form a structural framework of the cell with increased surface for various metabolic reactions. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मुहैया करेगा या बनाएगा सेल के लिए, जिसकी बिना पर वहाँ पे सेल के सरफेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. सेल के सरफेस जब इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पे मौजूद जितने भी जो केमिकल रिएक्शंस हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो फास्ट होंगे. एंड दे themselves टेक एन एक्टिव पार्ट बाय मीन ऑफ अटैच्ड एंजाइम, जिसकी बिना पर वहाँ पे जो एंजाइम्स हैं वो अटैच्ड हो जाएंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वहाँ पे एंजाइम जो है वो अटैच हो जाएंगे और जिसकी बिना पर मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है वो इंक्रीज हो जाएगा. Endoplasmic reticulum also provide conducting pathway for import, export and intracellular circulation of various substances. Endoplasmic reticulum जो है वो conducting pathway है क्योंकि ये substances को import भी करता है और export भी करता है. Endoplasmic reticulum also provide passing for ribonucleic acid to pass from the nucleus to various organelles in the cytoplasm, thereby controlling chiefly the synthesis of proteins. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसको पास करता है न्यूक्लियस से वेरियस ऑर्गेनेल्स की तरफ. साइटोप्लाज्म में ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है. दे कंट्रोलिंग चीफली द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन के सिंथेसिस है उसको कंट्रोल करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो राइबोसोम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर ही मौजूद होते हैं. तो राइबोसोम का फंक्शन ही यही है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. तो इसीलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करेंगे. It also helps in detoxification of harmful drugs, storage and release of calcium ions and manufacture lipid. ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है. ड्रग्स वगैरह की जो हार्मफुल होती हैं उनकी स्टोरेज या फिर जो रिलीज होती हैं वहाँ से कैल्शियम आयंस जो हैं और जो लिपिड की मैन्युफैक्चर होती हैं उसमें ये हेल्प करता है. तो हम देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं. सबसे पहले तो ये राइबोसोम्स को सपोर्ट मुहैया करेगा. उसके बाद जो है ये एक फ्रेमवर्क मुहैया करेगा. फ्रेमवर्क जो है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करेगा जिसकी बिना पर सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वहाँ पे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो भी इंक्रीज होंगे और वहाँ पे एंजाइम जो है वो आके अटैच्ड हो जाएंगे. इसके बाद हमने कहा कि ये कंडक्टिंग पाथवे है क्योंकि सब्सटेंसेस जो हैं वो इसके ज़रिए इसके थ्रू जो हैं वो इंपोर्ट भी होते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं. इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसके लिए ये एक पैसेज ये प्रोवाइड करता है कि वो न्यूक्लियस और दूसरे सब्सटेंसेस के या दूसरे ऑर्गेनेल्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में और ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है जिसकी वजह से. इसके बाद जो है इसका जो लास्ट हमने फंक्शन पढ़ा था वो ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं या स्टोरेज होती है हार्मफुल सब्सटेंसेस की और वहाँ से इनको रिलीज़ करना आयंस की फॉर्म में और जो लिपिड्स होती हैं उसकी मैन्युफैक्चर में ये हेल्प करता है. For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message
ऑन व्हाट्सएप नंबर। ये व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। पेज नंबर 64 में ये डायग्राम है। आप देखिए कि जो डायग्राम ए है उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाया गया है। तो अब देखिए कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर उसके ऊपर जो है उसके सरफेस में इसमें राइबोसोम्स जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये रफ होती है, इसकी सरफेस जो है वो रफ होती है, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाता है। और इसका काम ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में ये अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। इसके बाद जो है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम जो है वो मौजूद नहीं होते, इसीलिए इनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। आप देखें कि ये कैनाल्स की फॉर्म में मौजूद हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके स्ट्रक्चर को आप देखें तो इसमें जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये एक नेटवर्क के फॉर्म में है। हमने पहले भी पढ़ लिया था लेक्चर में कि ये नेटवर्क के फॉर्म में होता है और इनमें ट्यूब लाइक इनका सिस्टम होता है पूरा। तो जो मेन डिफरेंस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो यही है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस में राइबोसोम्स होंगे, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम जो है वो मौजूद नहीं होते। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।